बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लीगल ओपिनियन यूट्यूब चैनल और मैं हूं एडवोकेट इकराम। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल या फिर दीवानी केस जो कि कोर्ट के अंदर सुने जाते हैं, लड़े जाते हैं, उनके स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि जब कोई बंदा सिविल कोर्ट के अंदर कोई केस सूट फाइल करता है तो उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन से मराहल होते हैं। जब शुरू से लेकर आखिर तक जब एक बंदे को कोई मसला दरपेश होता है, वो अपने मसले को सॉल्व करवाने के लिए कोर्ट के अंदर जाता है और उसको इंसाफ मिलने तक जितने स्टेप होते हैं, जितने मराहल होते हैं, आज उन मराहल को हम यहाँ पर बयान करने की कोशिश करेंगे और ताकि हमारे जितने व्यूवर्स हैं, जितने लोग हैं, वो ये जान सकें कि कोर्ट के अंदर कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप काम किए जाते हैं या कोर्ट का जो सिस्टम है वो किस तरह चलता है। वेल जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में पहला जो हमारा सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होता है कि जब भी कोई इंसान, कोई बंदा जिसको कोई मसला दरपेश होता है और वो अपने मसले को हल करवाने के लिए कोर्ट की तरफ देखता है, कोर्ट की तरफ रुजू करता है, तो उसको जो सबसे पहला काम करना पड़ता है, उसको जो है एक रिटन स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। कुछ जो है पेज लेकर उसके ऊपर उसने कुछ तहरीर करना होता है, जिसको हम दावा बोलते हैं, या हम जो है उसके ऊपर उसने लिखना क्या होता है, उसका जो इशू होता है वो उसने उसके ऊपर लिखना होता है, या वो खुद हैंड राइटिंग से लिख लेता है या फिर जो है प्रिंट किसी से निकलवा लेता है। और उसके ऊपर जनाब उसका अपना एड्रेस लिखा होता है, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट उसके ऊपर लिखा होता है, दूसरी पार्टी जिसके ख़िलाफ़ उसने वो मुकदमा दायर करना होता है, उसके एड्रेस और उनके नाम वगैरह लिखे होते हैं। और जब वो बंदा वो सूट फाइल करता है तो वो जब सबसे पहले जो है सीनियर सिविल जज के नाम से वो सूट फाइल करता है या दावा फाइल करता है। पहला स्टेप होता है उसका कि उसकी रिटन स्टेटमेंट बनाना, उसके अंदर बयान करना कि उसका मसला क्या है, इशू क्या है, वो जो है चाहता क्या है। तो जब वो रिटन स्टेटमेंट बयान कर लेता है तो वो सबसे पहले उसको जो है कोर्ट के अंदर दायर करता है सीनियर सिविल जज के नाम से। और जब वो दायर करता है तो अप्रोक्सीमेटली जो है दूसरे दिन की डेट दे दी जाती है कोर्ट के अंदर कि आप वहाँ पर जाकर जो है अपना केस का बाकायदा आगाज़ कर सकते हैं। जब आपको दूसरे दिन आप कोर्ट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर दूसरा स्टेप जो होता है कोर्ट के अंदर वो ये होता है कि आपने जो है नोटिस करवाने होते हैं दूसरी पार्टी को। नोटिस इसलिए करवाने होते हैं कि जब आपका कोई इशू है तो एक्चुअली दूसरी पार्टी को नहीं पता होता कि आपने उनके ख़िलाफ़ कोई दावा दायर किया है, तो उनको बताने के लिए फिर आप नोटिस करवाते हैं, सुमन ऑफ नोटिस करवाने पड़ते हैं उनको। तो यहाँ पर अब नोटिस के 2-3 प्रोसीजर भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो है डीपली नहीं जाएंगे, हम जस्ट एक प्रोसीजर स्टेप, कौन कौन से स्टेप जो है फॉलो करने पड़ते हैं कोर्ट के अंदर, उनको थोड़ी सी छोटी सी वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब नोटिस करवाए जाते हैं, अगर बंदा नोटिस के ऊपर हाज़िर नहीं होता तो वहाँ पर जो है TCS वगैरह या ID करवाना पड़ता है, और अगर अवामुन नास हो तो वहाँ पर अखबार इश्तिहार वगैरह करवाने पड़ते हैं। फिर भी बंदा हाज़िर नहीं होता तो वहाँ चस्पांदगी वगैरह भी करवाना पड़ता है। ये एक डिफरेंट मैटर्स है, लेकिन वहाँ पर जो है आप नोटिस करवाएंगे। नोटिस के बाद जो तीसरा मरहला जो होता है वो ये होता है कि दूसरी पार्टी जो है, डिफेंडेंट जो है, वो कोर्ट के अंदर हाज़िर हो जाती है। और जब वो कोर्ट के अंदर हाज़िर होती है तो उसने अपना जवाब दावा कोर्ट के अंदर जमा करवाना होता है। अब जवाब दावा होता है या फिर रिटन स्टेटमेंट होती है, वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो आपने अपना दावा कोर्ट के अंदर दायर किया होता है उसके जवाब में उन्होंने जो रिटन स्टेटमेंट देनी होती है कोर्ट के अंदर। जब ये मरहला भी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है नेक्स्ट डेट के ऊपर जो है वहाँ पर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ जो है फ्रेम किए जाते हैं। अब फ्रेमिंग ऑफ इशू क्या होती है या क्या होते हैं? फ्रेमिंग ऑफ इशू का मसला जो है वो ये होता है कि जब एक बंदा या प्लेंटिफ जो है अपना दावा दायर करता है तो उसके अंदर वो कुछ बातें लिखता है, जिसको डिफेंडेंट जो है कुछ बातों को मान लेते हैं कि इसने सही कहा है और कुछ बातों को वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो अब जज साहब जो है वो कंडीशंस को देखकर कुछ पॉइंट्स उनमें से निकालते हैं
कुछ इश्यूज़ उनमें से निकालते हैं जिनके ऊपर दोनों पार्टी जो होती हैं उन्होंने बात करनी होती है। उसको हम बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। जब इशू फ्रेम हो जाते हैं तो नेक्स्ट डेट के ऊपर जो है तमाम दोनों पार्टियों ने अपने अपने एविडेंस जो है प्रोवाइड करनी होती है। लिस्ट ऑफ एविडेंस जो है कोर्ट के अंदर देनी होती है। अब लिस्ट ऑफ एविडेंस क्या होती है? लिस्ट ऑफ एविडेंस के अंदर होता है कि एक मुद्दई और उसके जो गवाहान होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर कोर्ट के अंदर पेश करनी होती है विद इन 7 डेज़ के अंदर। 7 दिन के अंदर आपने जो है कोर्ट के अंदर एक लिस्ट जमा करवानी होती है। और इसी तरह डिफेंडेंट जो है वो अपनी लिस्ट ऑफ एविडेंस जो है कोर्ट के अंदर पेश करते हैं। अब ये मरहला कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें जनाब एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ की जाती है एविडेंस की। उसमें जो है बयान जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं प्लेंटिफ की तरफ से और दोनों पार्टी की तरफ से बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद जो फर्दर जो मरहला आता है उसके ऊपर जो है आप क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करते हैं। अब क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में क्या होता है? क्रॉस एग्ज़ामिनेशन ये होता है कि जब प्लेंटिफ के जो गवाहान थे उन्होंने गवाही दी कोर्ट के अंदर, तो जो डिफेंडेंट के जो वकील साहब हैं उसके ऊपर जो है वो जो है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करते हैं। उनसे कुछ सवाल जवाब पूछते हैं, उनको जो है वो फंसाने की कोशिश करते हैं कि वाकई ये जो गवाहान इन्होंने पेश किए हैं ये ठीक गवाहान हैं या फिर जो है फ़र्ज़ी गवाहान इन्होंने पेश किए हैं। तो वो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करते हैं और इस तरह ये प्रोसीजर जो होता है वो कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है, ताकि जो है केस की नोयत को, चूँकि प्लेंटिफ जो होता है उसका वकील साहब जो होता है वो केस को अपने हक़ में जीतने की कोशिश करते हैं और जो डिफेंडेंट के वकील साहब होते हैं वो जो केस को जो है अपने हक़ में करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वकला की जो एक दौड़ है वो जारी हो जाती है। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होने के बाद जो है नेक्स्ट जो मरहला होता है उसके ऊपर जो है होता ये है कि फ़ाइनल बहस के लिए जो है केस चला जाता है। एक डेट दे दी जाती है, उस डेट पर ये होता है कि जो फ़ाइनल बहस के लिए कोर्ट के अंदर डेट होती है और दोनों वकला साहब जो होते हैं, वकला साहब जो है अपनी तैयारी करके आते हैं और जितने भी शुरू से लेकर आखिर तक जितने एविडेंस जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट के अंदर पेश किए तो वो तमाम की तैयारी करते हैं और एक धुआंधार सी जो है बहस की जाती है कोर्ट के अंदर दोनों वकला की तरफ से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मरहला होता है जज साहब जो है उसको कंडीशंस को देखते हैं, फिर उनको जो समझ आती है वो उसका जो है फ़ैसला कर देते हैं, केस का फ़ैसला कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है एक जो है जजमेंट आ जाती है। जजमेंट के बाद एक डिक्री शीट जो है वो पास की जाती है, वो जो है प्रोवाइड की जाती है। उर्दू में उसको हम जो है डिग्री कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको डिक्री बोलते हैं। उसके ऊपर एक कंसाइज सा लिखा होता है, पूरा प्रोसीजर लिखा होता है कि किसके हक़ में जो है डिसीजन हुआ है, क्या उसके ग्राउंड्स हैं वगैरह वगैरह उसके अंदर लिखा होता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मरहला है फ़ैसला हो चुका है। अब जो अग्रीव पार्टी है अगर दूसरी पार्टी समझती है कि उसको जो है उसको उसका राइट नहीं मिला, फ़ैसला गलत किया गया है, तो वो जो है दूसरे अपर फोरम के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पर अपील का जो उनका राइट है उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का ये प्रोसीजर है और ये इस तरह जो है एक सिविल केस के प्रोसीजर को, एक सिविल केस को जो है देखा और सुना जाता है। वेल व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने जो है कुछ ना कुछ आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से मराहल हैं जो कि सिविल केस के अंदर दरपेश होते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो घंटी का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियोज़ आएँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच।